Hello everyone, this is the part 3 of PGT Psychology previous year questions. Before starting, I would like to say कि पिछले वाले वीडियो में भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे which I was unable to explain due to time constraint. ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि मैं आपको सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स नहीं यहाँ पे डिटेल में समझा पाऊंगी, तो इसलिए मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है, तो बाद में आप उसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रहे हैं, जो भी मैं वीडियो में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप बाद में जाके उसको नेट से या बुक से जहाँ कहीं से भी आपको समझ में आया आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, बिकॉज मैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं आपको पूरा सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ओके, आई होप आप लोग समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41 इज दिस इज द असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। जिनको ये नहीं पता है कि असर्शन रीजन क्या होता है उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, एक असर्शन, ठीक है, असर्शन का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो आपको दिया रहेगा और नीचे उसका रीजन दिया रहेगा और आपको ये चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको ये बताना है क्या असर्शन और रीजन सही है, ठीक है, पहले आपको ये देखना है। उसके बाद अगर असर्शन सही है तो और मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है तो क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि असर्शन और रीजन स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर दोनों में से कोई एक इनकरेक्ट हो जाता है तो ऑप्शन 3 या 4 में से कुछ भी हो जाएगा। अगर दोनों करेक्ट है तो आपको ये देखना है कि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो बी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अगर कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे बोल रहे हैं असर्शन इट इज ईजियर टू लर्न द वर्ड काउ एज कम्पेयर टू WOC, ठीक है, काउ वर्ड लर्न करना ईजी है और WOC वर्ड को लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे रीजन में क्या बोल रहे हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स आर इजियर टू लर्न एज कम्पेयर टू नॉनसेंस सिलेबल, ठीक है। तो क्या है कि रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। क्यों इजी है काउ वर्ड को इजी है लर्न करना एज कम्पेयर टू WOC, क्योंकि WOC कोई एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। एक मीनिंगफुल वर्ड याद करना इजी है इन कंपैरिजन टू नॉनसेंस सिलेबल। तो ये नॉनसेंस सिलेबल पे एबिंगहॉस ने पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो अब आपके लिए एबिंगहॉस का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द अपकमिंग एग्जाम। मतलब हो सकता है उसके लिए भी क्वेश्चंस आ जाए। तो जो भी मतलब कॉन्सेप्ट्स आते हैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट जरूर प्रिपेयर कर ले, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट से चांसेस है कि दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्वेश्चन में भी डायरेक्टली ना रिपीट हो लेकिन कॉन्सेप्ट माइट बी रिपीटेड। क्वेश्चन 42 इज द बिहेवियरिस्ट कुड बी प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं आपको इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सबसे पहले वॉटसन थे, ठीक है, उसके बाद पावलोव, देन हल एंड देन स्किनर, ठीक है। वॉटसन वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ऑल दो उस वक्त कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं आया था, लेकिन उन्होंने एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया था कि हाँ दो एसोसिएशन से हम कंडीशन कर सकते हैं। उसके बाद जो पावलोव ने पूरा अपना एक सिस्टमैटिक वे में कंडीशन का एक्सपेरिमेंट किया, तो वो एक्सप्लेन करता है वॉटसन के लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट को। उसके बाद हल है और देन स्किनर है। ओके, Question 43 is the theory which attempted to explain both the structure as well as process of long term memory। तो यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात हो रही है कि कौन सी इनमें से थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है स्ट्रक्चर और प्रोसेस को, किसकी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के। तो ऑप्शन नंबर तो 3 है, वो आपको लग सकता है इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एटकिंसन एंड शिफ्रिन, बट ये नहीं है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन, ACT थ्योरी ऑफ एंडरसन। ऑप्शन 3 में क्या है, एटकिंसन एंड शिफ्रिन का इन्होंने सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात नहीं करी थी, उन्होंने STM की बात भी करी थी और जो स्टार्टिंग की मेमोरीज होती है एनकोडिंग और इन सब की बात करी थी, सेंसरी मेमोरी की बात करी थी। लेकिन ACT थ्योरी जो है वो कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात करती है। ओके, तो इन्होंने जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके 3 पार्ट्स बताए, डिक्लेरेटिव मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और प्रोडक्शन मेमोरी या प्रोसीजरल मेमोरी। ओके, तो अब आप इसको पूरा पढ़ सकते हो ACT थ्योरी क्या है बाद में कहीं बुक से या कहीं से भी, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन कंप्लीट थ्योरी ओवर हियर। ओके, क्वेश्चन 44 इज हु इंट्रोड्यूस हायरार्किकल नेटवर्क ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, अब एक्सप्लेन की जो जनरल नॉलेज की मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक मेमोरी। तो इनमें से कौन है जिन्होंने जो सिमेंटिक मेमोरी का एक हायरार्किकल नेटवर्क बनाया है। ओके, सो इट इज क्विलिन, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 2, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। तो कॉलिन्स एंड क्विलिन का ये मॉडल है हायरार्किकल नेटवर्क, ठीक है, ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। इनका ये कहना है
कि कोई भी दो कॉन्सेप्ट जितना पास पास रिलेटेड होंगे हमारा रिकॉल उतना फास्ट होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ ट्री तो आप और मैं बोलूँ कि कुछ भी वर्ड आपके दिमाग में है वो बोलो, तो मे बी आपको मतलब फ्रूट्स, फ्लावर्स, कुछ भी ऐसा रिलेटेड जो ट्री से होगा वही आप जल्दी उसको रिकॉल कर पाओगे, इन कंपैरिजन टू कोई भी ऐसे नॉन रिलेटेड वर्ड जो ट्री से रिलेटेड नहीं है, लाइक बस, कार, ट्रक, एक्सेट्रा। ठीक है, तो सिमेंटिक मेमोरी में कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और नॉन कनेक्टेड होते हैं जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, लाइक व्हीकल्स का एक कॉन्सेप्ट अलग होगा, एक कैटेगरी अलग होगी हमारी, और जो एनवायरनमेंट है उसका एक कॉन्सेप्ट होगा, स्कूल का मतलब एजुकेशन का एक होगा, इस तरह से है। ओके, next question is, according to Craig and Lockhart's elaboration model, use of mnemonic technique would be one type of। तो Craig and Lockhart का जो आपका थ्योरी है, ठीक है, उसमें elaboration model use of mnemonic techniques, ठीक है, वो क्या है? तो it is a kind of elaborative rehearsal। ठीक है, इलेबोरेटिव रिहर्सल एक तरह का वो चीज़ होती है जब हम कोई भी मीनिंग समझ के, ठीक है, या एडिशनल मेमोरी टूल्स यूज करके कोई भी इंफॉर्मेशन को हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेबोरेटिव रिहर्सल में ही जितने भी निमोनिक टेक्निक्स हैं या जो मेमोरी एड्स हैं विच हेल्प्स अस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो वो सारे आ जाते हैं हमारे इलेबोरेटिव रिहर्सल में। जस्ट अंडरस्टैंड, इलेबोरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विस्तार करना किसी चीज़ का, तो यानी कि बहुत ज़्यादा समझना किसी चीज़ को। क्रेग एंड लॉकहार्ट ने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल दिया था मेमोरी का। उनका ये कहना है कि जितना ज़्यादा डीप लेवल होगी हमारी मेमोरी में, ठीक है, उतना ज़्यादा लंबे वक्त तक ही हम किसी भी इंफॉर्मेशन को याद कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ ऊपर सतही तौर से कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं तो वो हमें उतने लंबे वक्त तक याद नहीं रहेगी जितना हम उसके डीप में जाके उसकी मीनिंग को, उसके और भी कई सारे एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, ये सब समझ के अगर हम उसे अपने मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारे मेमोरी में ज़्यादा लंबे वक्त तक की स्टोर रहेगी। ओके, Question 46 is, Brown and McNeil investigated the tip of the tongue phenomena टू स्टडी विच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो टिप ऑफ द टंग फिनोमेना एक तरह से मेमोरी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये होता है कि हमें पता होता है कि हाँ हमें वो चीज़ पता है, लेकिन हमारे मतलब हम अपने ज़बान से वो चीज़ निकाल नहीं पा रहे होते। ठीक है, हमारे मुंह से वो वर्ड नहीं निकल पा रहा होता। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ था कि अरे मुझे पता है, रुको रुको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ आपके मुँह में वर्ड्स नहीं आते हैं। तो दैट इज़ द टिप ऑफ द टंग फिनोमेना, जब आपको पता हो दैट देयर इज़ मेमोरी। ठीक है, तो इट इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज करेक्ट, रिट्राइवल फ्रॉम मेमोरी, इससे रिलेटेड है। ओके, इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्सपेरिमेंट डन बाय पीटरसन एंड पीटरसन, रिकॉल इज। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्सपेरिमेंट पीटरसन ने किया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉल क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नेगेटिवली एक्सेलरेटिंग फंक्शन ऑफ टाइम इंटरवल इज द करेक्ट। तो पीटरसन एंड पीटरसन का एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए, ठीक है, ट्राइग्राम दिए, ट्राइग्राम का मतलब नॉनसेंस सिलेबल वही, ठीक है, 3 वर्ड्स 3 लेटर्स का मिला के। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इसको याद करो, ठीक है, सब्जेक्ट से, और उसके बाद उनको मतलब रिहर्सल करने का, जो हम माइंड में अपने रिहर्सल वो ना कर पाए, इसके लिए उनको बोला कि आप एक वर्ड याद करो, उसके बाद आप मतलब बैकवर्ड काउंट करो, नंबर्स काउंट करो। तो ये किस लिए बोला? क्योंकि ताकि वो दिमाग में अपने वर्ड को रिहर्स ना करने पाए। ठीक है, उसके बाद जो इसका रिजल्ट निकला कि आफ्टर 3 सेकेंड्स, ठीक है, 80% ऑफ द ट्राइग्राम वर रिकॉल करेक्टली। 3 सेकेंड बाद 80% सही थे, 6 सेकेंड बाद सिर्फ 50%, ठीक है, 18 सेकेंड बाद 10%। तो क्या है कि टाइम के साथ साथ जो लेवल ऑफ रिकॉल है वो घटता जा रहा है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सेलरेटेड फंक्शन है, यानी कि स्लोप जो है एक्स की, वो इंक्रीज हो रही है। क्या मतलब है यहाँ पे नेगेटिवली एक्सेलरेटेड का? है कि जो भी चीज़ डिक्रीज हो रही है वो एक कांस्टेंट वे में नहीं डिक्रीज हो रही है। यानी कि क्या है कि 3 सेकेंड में 80% ऑफ ट्राइग्राम रिकॉल हो रहा है, करेक्ट, ठीक है, 6 सेकेंड बाद 50%, 18 सेकेंड बाद 10%। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट फिक्स्ड रेशियो नहीं है कि 5 सेकेंड बाद 10 वर्ड नहीं रिकॉल हो पाए, फिर 10 सेकेंड बाद और नहीं रिकॉल हो पाया। मतलब कोई एक फिक्स प्रपोर्शन नहीं है, अलग अलग प्रपोर्शन में है। अगर ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होता, लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम इंटरवल, तो आपका ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज अ स्लोप, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिवली एक्सेलरेटेड फंक्शन इज द करेक्ट वन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैराडाइम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स से, अनकंडीशन स्टिमुलस से हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स करते हैं। दिस इज इट। ओके, यही है, बाकी सारे ऑप्शन देखोगे तो सारे गड़बड़ से हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 इज,
यहाँ पे क्या है ना कि जैसे सबसे पहले हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया ऑप्शन 3 में, फिर उसके लिए हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देते हैं। ये एक सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद हम अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयर करते हैं कंडीशनल स्टिमुलस को, फिर उसके बाद वो कंडीशन रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ऑप्शन 1 में इसका रिवर्स दिया हुआ है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। Question 49 is, if reinforcement is withdrawn after the establishment of conditioning, then which of the following phenomena occurs? ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ को हम reinforce कर रहे हो और वो behavior occur हो रहा हो, बट हमने क्या किया हो कि एक टाइम बाद हमने reinforcement को withdraw कर लिया और देना बंद कर दिया हो, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा? तो द आंसर इज एक्सटिंक्शन, कि जो बिहेवियर हो रहा था वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो कम होने लगेगा until and unless उसको reinforcement नहीं मिल रहा है। ओके, ये सारे आपके क्लासिकल कंडीशनिंग के ही और उसके ऑपरेंट कंडीशनिंग में अलग अलग मीनिंग होती है इन टर्म्स की, एक्सटिंक्शन, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, तो याद पढ़ लीजिएगा। Question 50 is, a parent asks their son that if he will get good marks in board examination, he will suitably rewarded, and to get the reward, child worked hard. This is application of which of the following learning theory? Parents ने अपने बच्चों से कहा कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। उससे क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो अच्छे से पढ़ता है क्योंकि उसको रिवॉर्ड चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें हम रिवॉर्ड की बात करते हैं कि अगर हम री इन्फोर्समेंट दे रहे हैं तो कोई भी जो ये क्या है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, हम कोई एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं कोई भी बिहेवियर को करने के लिए। ओके, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये सब क्या होता है? बी क्लियर। ओके, बी वेरी क्लियर। Question 51 is, which of the following instrument can be used in the study of bilateral transfer? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब मैं इसको यहाँ बहुत डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, तो आई फाउंड दिस वीडियो, ठीक है, इसमें उन्होंने बायलेटरल ट्रांसफर को समझाया भी है क्या होता है और उस पर एक प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। तो आप ये पूरा वीडियो देखें, आई थिंक 7-8 मिनट्स का था, ठीक है। उसके बाद मैंने कल के वीडियो में मूलर लायर एक्सपेरिमेंट की बात करी थी, तो वो भी आप ये नीचे देख सकते हैं कि इनके चैनल पे अवेलेबल है ये, तो आप ये टाइटल को देख लीजिए और यू कैन सर्च इट फॉर दिस प्रैक्टिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 इज, स्कैलोपिंग इफेक्ट इज रिलेटेड विद विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल? ठीक है, स्कैलोपिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई मतलब हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, इट इज़ हैपन इन फिक्स्ड इंटरवल। यहाँ पे पूछा है कि स्कैलोपिंग इफेक्ट जो है वो कौन से रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में होता है, तो आंसर इज फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो स्कैलोपिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है, फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद आपको फिक्स टाइम के बाद आपको रिवॉर्ड मिलना है, ठीक है। अगर आपको हर महीने की एक तारीख को सैलरी मिलती है, ठीक है, तो आपको पता है कि हमें 1 को सैलरी मिलनी है। उसके बाद क्या है कि आपने अपना काम, जब आपको 1 को सैलरी मिल गई तो इट मे पॉसिबल कि आपको 2, 3, 4 जो है आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे आप बहुत थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। आप मतलब ये सोचो कि अब तो सैलरी मिली है, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है व्हेन द पर्सन स्टॉप्स डूइंग बिहेवियर, ठीक है, तो उस टाइम को कहते हैं स्कैलोपिंग इफेक्ट। फिक्स्ड इंटरवल में ये चीज़ होती है कि अगर एक बार मतलब आपको रिवॉर्ड जैसे ही मिल जाता है उसके जस्ट बाद जो पर्सन होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है, ठीक है, अपनी एक्टिविटी में बिहेवियर करने में, वो दूसरे रिवॉर्ड के लिए तुरंत वैसा बिहेवियर करना स्टार्ट नहीं करता है, ठीक है। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में क्या होता है कि उसको कभी भी पता नहीं होता है कि हमें कब रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है, तो वो जैसे ही उसको रिवॉर्ड मिला तो वो दोबारा से मेहनत में करने में लग जाता है या जो भी बिहेवियर वो करने में लग जाता है, ये सोचिए कि मुझे अगला रिवॉर्ड मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, ठीक है, तो वो आराम नहीं करता है, वो रुकता नहीं है, ठीक है। तो स्कैलोपिंग इफेक्ट, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन विल बी करेक्ट रिस्पॉन्स इन सीरियल लर्निंग? सीरियल लर्निंग के लिए करेक्ट रिस्पॉन्स कौन सा है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, फॉरवर्ड एसोसिएशन। फॉरवर्ड सीरियल लर्निंग का सबसे पहले मतलब ये समझ लेते हैं, सीरियल लर्निंग मतलब जब भी आप कोई भी चीज़ सीरियल ऑर्डर में लर्न कर रहे हो, दैट इज सिंपल सीरियल लर्निंग। तो फॉरवर्ड एसोसिएशन का क्या मतलब है? फॉरवर्ड एसोसिएशन एक तरह का टर्म है, ठीक है, जो एक एसोसिएटिव लिंक की तरह काम करता है, ठीक है, किसके बीच में? 2 आइटम्स के बीच में जो हम याद करें। अगर आप किसी बच्चे को 1, 2, 3 याद करवा रहे हो तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप याद करोगे उसको, तो 1 और 3 के बीच में क्या है? 2 है, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 के बीच में क्या है? 3 है, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में जो 2 वर्ड है, 2 लेटर है, ठीक है, ये क्या काम कर रहा है? एक तरह से एसोसिएटिव लिंक बना रहा है, किसके बीच? 1 और 3 के बीच, ठीक है। तो इसी तरह से आप 1, अगर एसोसिएटिव लिंक बीच में नहीं होगा तो आप जंप नहीं कर पाओगे 1 से 3 तक के, ठीक है। तो 3 तक पहुंचने के लिए 2 पे पहुंचना पहले जरूरी है। तो 2 क्या काम कर रहा है? एक एसोसिएटिव लिंक का काम कर रहा है, किसके बीच? 1 और 3 के बीच, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3 इतना याद हो गया। अब उसके बाद 4, 5, ठीक है, तो 5, 3 और 5 के बीच में क्या है? 4 है, तो 4 एक एसोसिएटिव लिंक का काम कर रहा है बिटवीन 3 एंड 5। ओके, आई होप इट इज क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 54 इज इन अ लर्निंग कर्व प्लेट्यू इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो लर्निंग कर्व जो होता है उसमें प्लेट्यू जो है वो क्या दर्शाता है, ठीक है। तो लर्निंग कर्व समझते हैं क्या है। लर्निंग कर्व इज द कोरिलेशन बिटवीन अ लर्नर्स परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑन अ टास्क एंड अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ परफॉर्मेंस है, दूसरी तरफ जो उसके अटेम्प्ट्स है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या दिखाता है, लर्निंग कर्व उस चीज़ को दिखाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू का मतलब सबसे टॉप पे जो पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप पे पोजीशन हो सकती है फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। ये जो एरिया है ये प्लेट्यू है, ओके। तो क्या है कि जो प्रोग्रेशन लेवल्स ऑफ एज ए लर्नर ऑब्टेन फुल प्रोफिशिएंसी, तो प्लेट्यू पे क्या है, फुल प्रोफिशिएंसी आ जाती है, यानी कि लर्नर 100% लर्न कर लेता है। आप परफॉर्मेंस देख रहे हो 100% है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कब हो सकता है कि जब भी उस चीज़ को याद हो गया हो, ठीक है, या तो फिर एक उसको थकावट हो गई हो या मोटिवेशन लो हो गया हो कि अब उसके आगे कोई भी प्रोग्रेशन नहीं होगा, ओके। दो तरीके से हो सकता है, या तो वो थक गया हो तो इसलिए उसको अब आगे प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, या तो उसको सब कुछ याद हो गया हो इस वजह से आगे प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, व्हेन लर्निंग नीदर एक्सेलरेट्स नॉर डिमिनिश, ठीक है, जितना हो गया उतना हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो वो होता है प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व। क्वेश्चन नंबर 55 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए कौन सा मेथड इनमें से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 है जो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, आप वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में यूज कर सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं होता, वहाँ पे जो चीज़ एक बार पहुंच गई वो हमेशा के लिए फिक्स हो गई, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा। अगर आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन चीज़ों में याद कर पा रहे हो कोई भी चीज़, तो उसका मतलब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छे से काम कर रही है। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, ओके। दूसरे जो यहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन मेथड है और सेविंग मेथड है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए है, ठीक है। सेविंग मेथड क्या है, एक इज अ वे ऑफ मेजरिंग रिटेंशन बाय मेजरिंग हाउ मच फास्टर वन रीलर्न्स मटेरियल दैट हैज बीन प्रीवियसली लर्न एंड देन फॉरगॉटन। मान लीजिए आपने क्लास 5 में कोई एक स्पीच याद करी थी, ठीक है। अब जितना टाइम आपको उसको याद करने में लगा था, ठीक है, अब वो बच्चा जब क्लास 6 में पहुंच जाएगा और उससे हम कहेंगे दोबारा से वो स्पीच याद करो, ठीक है, तो वो अब कम टाइम लेगा। जितना उसको फर्स्ट टाइम में याद करने में उतना टाइम लगा था, उतना टाइम नहीं लेगा, वो उससे बहुत कम टाइम लेगा। तो ये क्या है, सेविंग मेथड है, ओके। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी भी सेम इसी तरह से है। उसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ याद कर लेते हैं, ठीक है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज़ चली गई, अब उसके बाद जब हम उसको रिकॉल करते हैं, दोबारा से अपने कॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे आसपास का कल्चर, हमारी अपनी सोच, ठीक है, कोई भी चीज़, जिस पे बार्टले ने एक्सपेरिमेंट किया है, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी पे। क्वेश्चन 56 है, रिप्रेशन ऑफ द मेमोरी कैन बी पुट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है कि रिप्रेशन जो है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्टिव फॉरगेटिंग। रिप्रेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप अनकॉन्शियसली उसको अपने माइंड में दबा दो, ठीक है। तो सिलेक्टिव फॉरगेटिंग भी एक उसी तरीके से है कि आपको अपनी लाइफ में कोई भी एक चीज़ पसंद नहीं है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है या कुछ भी ऐसा है जो आपके लिए दर्द भरा है, ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हो कि मैं उसको भूल जाऊँ, ठीक है। तो फिर आप उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में सोचोगे नहीं, उससे रिलेटेड क्यूज जो होंगे आसपास आपके एनवायरनमेंट में से दूर रहोगे, ठीक है। तो वो क्या है, आप सेलेक्टिव फॉरगेटिंग कर रहे हो, आप अपनी चीज़ को भूलना चाहते हो हमेशा के लिए, उससे कोई भी चीज़, मिलती जुलती भी चीज़ आपको नहीं देखनी है, नहीं सुननी है, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रेशन है। आप अनकॉन्शियसली अपने माइंड में उस चीज़ को डंप कर रहे हो, भूलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ है। रैशनलाइजेशन क्या है, एक तरह का मतलब आप अपने बिहेवियर को लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आप कर नहीं, मतलब वो लॉजिकल नहीं है कोई, ठीक है। आप अगर फेल हो गए तो आपने दूसरों पे इसको एक्सप्लेन करना लगे, ठीक है, मेरी वजह से नहीं हुआ, कोई और रीज़न था, ठीक है, आपने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया कि मैं फेल इस वजह से हुआ। तो ये क्या है, आप अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हो, आप अपनी गलती मान नहीं रहे हो, तो दिस इज रैशनलाइजेशन। विड्रॉल एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आप अपने आप को सोशली डिस्टेंस कर लेते हो, लोगों से अलग होना, अपने आप को सब चीज़ से अलग कर लेना। कंपनसेशन का मतलब है अगर आप किसी एक चीज़ में अच्छे नहीं हो तो आप दूसरी चीज़ में अच्छे हो जाओगे। एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो कंपनसेट कर सकता है कि वो किसी को करिकुलर एक्टिविटी में अपने आप को अच्छा कर सकता है, तो वो कंपनसेशन है, डिफेंस मैकेनिज्म। Question 57 is according to Skagg-Robinson hypothesis when retroactive inhibition will be maximum। तो retroactive inhibition कब maximum होगा। अच्छा, आपको अगर Skagg-Robinson hypothesis नहीं भी पता है तभी भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो retroactive interference का मतलब ये होता है, retro मतलब backward, तो it occurs when you forget previously learned task due to learning of a new task। आपने कोई नया टास्क लर्न किया, उस वजह से आप पिछला कोई टास्क था वो भूल गए, ठीक है। तो मतलब आपने कोई डिश बनाना सीखा, ठीक है, नई डिश बनाना सीखा, तो आपने जस्ट उससे पहले जो सिमिलर तरह की डिश बनाना सीखा था वो आप भूल गए, ठीक है। आप दोनों को मिक्सअप कर दोगे, उसके इंग्रेडिएंट्स पहले वाले में डाल सकते हो। तो ये क्या है, रेट्रोएक्टिव, नई एक्टिविटी की वजह से आप पुरानी एक्टिविटी जो भूल जाओ, ठीक है।
प्रोएक्टिव इनहिबिशन भी इसी तरह का होता है, जिसमें आप जो ओल्ड मेमोरीज है वो इंटरफेयर करती हैं आपके रिटेंशन ऑफ न्यू लर्निंग में, ठीक है। आप ओल्ड मेमोरीज इंटरफेयर करती हैं न्यू लर्निंग में। और जैसे मान लीजिए आपने पैटर्न लॉक अपने फ़ोन में लगाते होगे, तो आप उसको जब आप नया पैटर्न लॉक लगाओगे तो क्या होता है कि आपको उसको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि आप जब दोबारा से अपना फ़ोन अनलॉक करते हो तो पुराना वाला जो पैटर्न होता है वही डालने लगते हो, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रोएक्टिव इनहिबिशन है, ओके। तो यहाँ पे जो स्कैग रॉबिन्सन हाइपोथेसिस की बात हो रही है, इनका ये कहना है कि व्हेन बोथ टास्क आर आइडेंटिकल, ठीक है, नया वाला भी टास्क जो आप पहले सीख चुके हो वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो या नियरली आइडेंटिकल हो, तो रिटेंशन का जो लेवल है, ठीक है, ऑफ द इनिशियल लर्निंग वुड रीच अ हाई लेवल, ठीक है। जो पहले वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, तो पहले वाली जो लर्निंग होगी उसमें कोई भी तरह का मतलब वो आप उसको भूलोगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम है दोनों, ठीक है। व्हेन टू मेमोरी टास्क आर सिमिलर टू एन इंटरमीडिएट एक्सटेंट, यानी मिडिल लेवल तक की सेम है, ठीक है, एक हद तक की सेम है, बहुत ज़्यादा सेम नहीं है, तो जो ओरिजिनल रिटेंशन होगा वो लो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों थोड़े थोड़े मिलते जुलते थे, इस वजह से आपके दोनों टास्क में कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, मिक्स हो सकता है, ठीक है। व्हेन द टू मेमोरी टास्क आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हों, ठीक है, तो ओरिजिनल लर्निंग रिटेंशन जो है वो बेटर होगा, क्योंकि आपके में अलग अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट उसका लेवल नहीं होगा, यानी बहुत अच्छे से नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास दो अलग अलग मेमोरी टास्क थे, ठीक है, आपने दोनों के लिए अपने माइंड में जगह बनाई, तो दोनों ही बहुत अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। एक आपने पहले अच्छे से याद कर लिया होता, उसके कुछ टाइम बाद अब याद करते तो दोनों बहुत अच्छे से याद हो जाता, लेकिन दो डिफरेंट चीज़ें आपने एक ही वक्त याद करी तो याद तो दोनों हो जाएंगी, लेकिन बस ये है कि बहुत अच्छे से दोनों चीज़ नहीं याद हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड टास्क आर 100% सिमिलर, ठीक है। तो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन जो है वो मैक्सिमम कब होगा? जब फर्स्ट और सेकंड टास्क जो है वो 100% सिमिलर होगा, तब आपका रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन होगा, ओके। यानी कि आपने जो आपकी प्रीवियसली लर्न टास्क है उसको आप भूलने लगोगे, वाई? बिकॉज ऑफ द लर्निंग ऑफ न्यू टास्क, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर बुलेट सेकंड आप जो देख रहे हो, व्हेन बोथ टास्क आर आइडेंटिकल और नियरली आइडेंटिकल द रिटेंशन ऑफ द इनिशियल लर्निंग वुड रीच अ हाई लेवल, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड टास्क आर 100% सिमिलर। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन 58 इज इन रैंडम सर्च मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरी इज यूज। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपके पास एक कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, आप रैंडमली कोई भी आप सोल्यूशन अपना रहे हो, तो तब यहाँ पे मतलब कौन सी लर्निंग थ्योरी आप यूज कर रहे हो? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ट्रायल एंड एरर, ओके। ट्रायल एंड एरर में क्या है कि हम कुछ भी करते जाते हैं कि कोई भी मतलब हमें इस हो सकता है इस तरीके से सोल्यूशन मिल जाए, इस तरीके से सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। आपका कंप्यूटर खराब हुआ, आपका मोबाइल हैंग हुआ, तो आप 10 चीज़ें ट्राई करते हो, तो वो क्या है? वो ट्रायल एंड एरर है, ठीक है। रैंडम सर्च मेथड है कि कोई तो ही जाएगा, ओके। क्वेश्चन 59 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडीशन फॉर कंडीशनिंग, ठीक है। कंडीशनिंग के लिए भी अलग अलग कंडीशंस हैं कि कंडीशनिंग बेस्ट कब होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट व्हेन CS precedes UCS बाय अबाउट 0.5 सेकेंड। जब कंडीशनड स्टिमुलस जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस के जस्ट 0.5 सेकेंड्स या 1 सेकेंड के पहले दिया जा रहा हो, तब, ठीक है। तो कंडीशनड स्टिमुलस हमेशा पहले देंगे, उसके बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस आना चाहिए। और कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच का जो टाइम गैप है वो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, मैक्सिमम 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच का जो भी टाइम गैप है वो ज़्यादा हो रहा है तो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। तो CS और UCS के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है, नियरनेस है, वो ज़रूरी है टू हैपन कंडीशनिंग, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। Question 60 is which of the following is a primary law of learning given by Thorndike? Maybe this question has some problem. Option 3, option 4 दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो हो सकता है दोनों ही करेक्ट हो, ओके। आपके आंसर की में जो है ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 दोनों करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो थॉर्नडाइक ने 3 लॉ अपने दिए हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस, ये तीनों ही इनके प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो इट इज़ फॉलोड बाय अ गुड समथिंग गुड, ठीक है, तो वो चीज़ रिपीट होगी। अगर किसी बच्चे को कोई काम किया, उसको रिवॉर्ड मिला, तो वो अपने बिहेवियर को रिपीट करेगा, उसको पनिशमेंट मिली तो वो रिपीट नहीं करेगा, तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप जितनी ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे, रिहर्सल करोगे, वो उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगी। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है जब भी सीखने की एक विल, ठीक है, तो जब भी कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है वो रेडी है, ठीक है, कुछ सीखने के लिए, उस वक्त उसको सिखाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएगा इन कंपैरिजन टू जब वो रेडी नहीं है, ठीक है। तो आप उसको सिखाओगे तो वो मतलब उसको उसके ऊपर उतना असर नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो भी बच्चा है जिसको भी आप सिखा रहे हो, टीचर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट के अंदर एक विल पैदा हो, ठीक है, उसके अंदर एक रेडीनेस हो चीज़ों को याद करने की, वो तभी कोई भी चीज़ सीख पाएगा। ये सबके साथ है, ओके। So these were the 20 questions of today's. I will bring next 20 question very soon. Thanks for watching. Have a good day ahead.